नमस्कार मित्रों। अयोध्या कांड जो है खत्म नहीं हो रहा। वैसे तो रामचरितमानस में तुलसी ने बहुत सारे अध्याय लिखे हैं, बहुत सारे कांड लिखे हैं, लेकिन अभी जो अयोध्या कांड चल रहा है वो तुलसी ने नहीं लिखा, लेकिन हुआ अयोध्या में। भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट बनाया गया, वहां मंदिर बनाया गया और वहां बताया जा रहा है कि चढ़ावे में बहुत बड़ी चोरी हो गई है। चोरी तो वहां पर जमीनों की भी हुई है, चोरी तो निर्माण में भी हुई है। बहुत सारी बातें हैं, क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा। उसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई बड़े दबाव के बाद, लेकिन क्या असली लोगों को पकड़ा गया, क्या असली लोगों को नहीं पकड़ा गया, इस पर भी बहुत चर्चा चल रही है। लेकिन आज हम ये प्रोग्राम तो हमारा है बिजनेस बॉलीवुड एंड वाजपेयी साहब का, जिसमें हम बड़े बड़े बिजनेस पर, बड़े बड़े संकटों पर बात करते हैं। तो ये संकट भी बड़ा है और वाजपेयी साहब को मैंने इसलिए आग्रह किया इस पर बात करने के लिए अयोध्या के, क्योंकि वो है रायबरेली के असल में, और अयोध्या एक्सप्रेस वे उनके घर के बाहर से जाता है और उत्तर प्रदेश की राजनीति को वो जैसे अडानी साहब को समझते हैं ना, उतना ही समझते हैं बारीकी से। तो हमने कहा कि वाजपेयी साहब को वैसे तो आप सुनते ही चैनल पर उनके और ज्ञान देते ही रहते हैं, तो हमने कहा आज जो प्रवचन है उनका अयोध्या कांड पर। सर प्रणाम। नमस्ते सर, एकदम नमस्ते। तो हमने कहा कि भगवान श्री राम के जो करीब हों उनसे ही सीधा उनके श्रीमुख से ये प्रवचन सुना जाए कि अयोध्या कांड में क्या हो रहा है। वैसे ये बात सही, मेरे घर के सामने वाली जो सड़क है वो सीधे अयोध्या तक जाती है और अब बहुत अच्छी बन गई है तो समय भी कम लगता पहुंचने में। आप उसको हॉर्मुज तो नहीं बना देंगे कि वहीं टोल लेना लग जाए? नहीं, मैं फ्री पे बिलीव करता हूँ। मैं अमेरिका की पॉलिसी में सब फ्री रहे, कोई टोल नहीं लगना चाहिए। रायबरेली से अयोध्या तक टोल फ्री सड़क होनी चाहिए कि सभी लोग वहां जाएं। लेकिन विजय जी, ये जो मामला हुआ है अयोध्या में चंदे के चोरी के आरोप वाला, ये बहुत ही भयानक है और लोग हिल गए हैं। और मैं जिन लोगों से ज्यादा बातचीत करता हूँ, संपर्क में रहता हूँ, वो बिजनेस फ्रेटर्निटी के लोग हैं या कहीं अच्छी नौकरी कर रहे हैं या उस तरह के सेगमेंट में मेरा ज्यादा बातचीत रहती है। मार्केट के लोग बहुत सारे हैं, वो सब शॉक में हैं। उनको यकीन नहीं हो रहा है कि यार ये वाकई ऐसा हुआ है क्या? जिनकी चर्चा आप अक्सर करते हैं 1% ब्रैकेट वाले, वो भी शॉक यस, वो भी शॉक में है कि ये कैसे हो सकता है। तो अब जैसे बहुत जो सपोर्टर हैं उस चीज के, वो भी बड़े सदमे में हैं। वो भी बोलने में उनको हकला रहे हैं, वो समझ नहीं आ रहा कि इसको कैसे डिफेंड करें। तो इन जनरल अगर आप पब्लिक से बात करके देखेंगे तो आपको टीवी में कैमरे पे बैठ के तो भले ही लोग सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन बाहर जब आप उनसे बात करिए तो वो शॉक में है, सदमे में है और उनको बहुत गहरा धक्का लगा है। उनको ये उम्मीद नहीं थी कि जिसके लिए 500 साल लड़ाई लड़ी गई और जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर के नीचे तक के सारे लोग इन्वॉल्व हैं, वहां चंदा चोरी कैसे हो सकती है। और चोरी आज नहीं थी कि एक दिन हो गई हो, कोई छोटा सा कर्मचारी ने 100 की नोट चुरा ली हो, उस टाइप का मामला नहीं है। ये तो एक इंस्टीट्यूशनल वे में सिस्टमिक तौर पे चल रही थी, लंबे समय से चल रही थी। तो ये उनके लिए बड़ा शॉकिंग है। और उसमें भी जो लोग वहां पे काम कर रहे थे, कोई आरएसएस से जुड़ा हुआ है, कोई वीएचपी से जुड़ा हुआ है, कोई राम मंदिर आंदोलन समिति से जुड़ा हुआ है, इन लोगों के रहते अगर ये हुआ है तो ये लोग मान रहे हैं कि ये तो अक्षम है, ये तो हो ही नहीं सकता, कैसे हो गया ये। अब उसमें देखिए, डीएम वहां का पदेन अधिकारी है, एक्स ऑफिशियो ऑफिसर है वहां पे, जो भी डीएम होगा वो होगा कि राज्य सरकार के अधिकारी, केंद्र सरकार ने उसको बनाया है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि एक टेम्परेरी व्यवस्था थी और जहां पे कुछ गड़बड़ हो गया। तो ये मुझे लगता है कि बहुत भयानक है। और जो स्टांच सपोर्टर हैं बीजेपी के, आरएसएस के या विश्व हिंदू परिषद के, वो भी सदमे में है और उनको भी समझ में नहीं आ रहा। वो डिफेंड करने की कोशिश दाएं बाएं से कर रहे हैं, लेकिन शॉक में तो वो भी हैं कि ये कैसे हो गया है, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ है। अब चूंकि इतने बड़े आरोप लगे और खुद उनकी रिपोर्ट ये कह रही है कि ऐसे कुछ कार्यक्रम हुए हैं और नृपेंद्र मिश्रा जी तो कह रहे डकैती हुई है, तो ये उन लोगों के लिए स्वीकार करने में बहुत। नहीं, आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि नृपेंद्र मिश्रा जी ने कहा कि डकैती हुई, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, सही बात। लेकिन नृपेंद्र मिश्रा जी राम जन्मभूमि से जुड़े रहे हैं शुरुआत से, और वो निर्माण समिति के भी अध्यक्ष रहे, वो प्रधानमंत्री जी के सलाहकार भी रहे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहे, सब कुछ रहे। तो उनका कहने का क्या मायने है?
देखिए, उनके कहने के मायने से तो मुझे ये सीधे सीधे लग रहा है कि न्यास के अंदर ही लड़ाई है, क्योंकि न्यास का एक व्यक्ति जो उस पूरे न्यास की अलग अलग समितियों से जुड़ा हुआ है और वो प्रधानमंत्री कार्यालय से अपॉइंटेड है, अगर वो इस बात को कह रहे हैं कि ये डकैती है, तो बात गंभीर है। इसमें मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपस में न्यास में लड़ाई है और उसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। आप क्योंकि कह रहे हैं जी, जिस तरह से एक रिपोर्ट बनाई गई एसआईटी की, अब उसके फॉर्मेशन पे भी अलग अलग इश्यूज चल रहे हैं, चले उस पर नहीं जाते हम। उसका फॉर्मेशन हुआ, एफआईआर बाद में हुई, उससे पहले मेरा सवाल है, नृपेंद्र मिश्रा जी ने आके इस चैनलों पे इंटरव्यू क्यों दिया था, किसके आदेश पे दिया था? इसीलिए मैं समझना चाहता हूं आपसे। तो इसीलिए मेरे मन में ये शंका पैदा हो रही है कि न्यास के अंदर ही लड़ाई है। भाई चंपत राय जी ने तो आगे इंटरव्यू दिया नहीं, न गोपाल राव ने दिया, न अनिल मिश्रा ने दिया, तो नृपेंद्र जी ने इंटरव्यू क्यों दिया सबको, और एकदम तुरंत आके और सब जगह चैनल चैनल जाके उन्होंने बात दिया? तो ये डाउट क्रिएट करता है कि जो विवादित था और उसी न्यास से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति आके कह रहा है कि गड़बड़ हुआ है, तो ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को भी दिखाता है कि अंदर खाने में भी इस बात की लड़ाई, नाराजगी या टसल, पावर सेंटर्स बन चुके थे, जो भी रहा हो, वो साफ दिख रहा है कि अंदरूनी लड़ाई भी है इसमें, और वो अब खुल के सामने दिख रही है। अंदरूनी लड़ाई जब आप कह रहे हैं और फिर नृपेंद्र मिश्र जी का जिक्र कर रहे हैं, तो ये क्या पीएमओ वर्सेस ट्रस्ट है, या विद इन ट्रस्ट है, या ट्रस्ट विद इन ट्रस्ट वर्सेस लखनऊ है? देखिए विजय, ये मेरे पास कोई ऐसा तथ्य या इनपुट नहीं है कि मैं सीधे तौर पे कहूं कि ये पीएमओ वर्सेस ट्रस्ट है या विद इन ट्रस्ट है या आरएसएस वर्सेस पीएमओ है। बहुत सारे इसके एंगल हो सकते हैं, लेकिन एक जो मेरी सामान्य जर्नलिस्टिक समझ कहती है कि विद इन ट्रस्ट तो झगड़ा है, क्योंकि ट्रस्ट में ही जो अलग अलग समितियां बनी हुई हैं, उसी में से तो ये लोग आपस में ही बात कह रहे हैं, तो इसलिए विद इन ट्रस्ट तो दिख रहा है साहब। अब केंद्र और दिल्ली का भी हो सकता है, इसमें भी कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। एकदम पक्के तौर पे कहा नहीं जा सकता कि कहां से क्या हुआ है, लेकिन एक चीज साफ दिख रही है कि ये जो चंपत राय जी हैं, ये आरएसएस के कार्यकर्ता हैं। चंपत राय बंसल जी, बेसिकली अब इनको बंसल जी कहना चाहिए, चंपत राय जी नहीं, चंपत राय बंसल जी। ये आरएसएस के व्यक्ति हैं, वेश्विन भी काम किया, प्रचारक रहे, आजीवन प्रचारक है। ठीक है, आजीवन प्रचारक रहे। उनके ऊपर सीधे एलिगेशन आया, अनिल मिश्रा के ऊपर सीधे एलिगेशन आया, तो ये दोनों लोग कौन है? आरएसएस के तो लोग हैं। अनिल मिश्रा जी तो वो थे जो उसमें बैठे थे पूजा में, क्योंकि वो विवाहित थे तो पत्नी के साथ वो बैठे थे। तो अगर उन लोगों के ऊपर ये सीधे आरोप आ रहा है और एक दूसरी समिति का व्यक्ति ये बात कह रहा है, तो साफ दिख रहा है, इसमें हमारे जर्नलिस्टिक एनालिसिस की जरूरत भी नहीं है कि विद इन ट्रस्ट एक लड़ाई दिख रही है। अब बाहर से उसको कौन पुश कर रहा है, ये गेस की बात हो सकती नहीं, लेकिन अब इसको मैं पॉलिटिकल एंगल से आपसे समझना चाहता हूँ। आप उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक रहे हैं, रायबरेली और अयोध्या और राम जन्मभूमि आंदोलन को भी आपने देखा। कोई अंदरूनी टसल हो, बाहरी टसल हो, लेकिन इसका खामियाजा तो संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल लगता है, बिल्कुल, नो डाउट। आपस की टसल है या जो भी है, खामियाजा तो इसको उठाना पड़ेगा। देखिए विजय जी, क्या होता है ना, मैंने एक बार पढ़ा था कि अगर कोई आदमी आपके ट्रस्ट को एक बार तोड़ दे, भरोसा आपका टूट जाए, तो फिर आप सहजता से उस पर ट्रस्ट करते नहीं दोबारा। अक्सर हम लोग घोटाले की खबरें पढ़ते रहते हैं कि ये घोटाला, वो भी खीरा बेच के 95 लाख बना लिए, या चिदम्बरम जी के ऊपर आरोप था गोभी बेच के करोड़ों रुपए बनाए, इसे तरह तरह के आरोप आते रहते हैं। तो वहां पे आपका जो एक ट्रस्ट फैक्टर होता है वो ब्रीच या ब्रेक नहीं होता है, वहां पे गुस्सा होता है। लेकिन जिस मसले पर आपका ट्रस्ट ब्रीच हो जाए कि नहीं यार, ये लोग तो विश्वास के काबिल नहीं है, तब दिक्कत होती है पॉलिटिकल, और वहां पे फिर मुश्किल आती है। तो मुझे लगता है इसका राजनीतिक नुकसान होना ही है, बीजेपी को होगा, आरएसएस को होगा और बीएचपी को होगा। आरएसएस का जुड़ाव क्या है लोगों के साथ? ट्रस्ट का। कोई पैसे के लेन देन तो होता नहीं है।
मतलब आप कह रहे हैं संघ पर कम से कम उसकी जो आस्था है, उसकी जो विश्वसनीयता है, उसको झटका लगेगा, वो बिल्कुल दरक आई लगेगा। संघ के व्यक्ति जब गुरु दक्षिणा लेने के लिए घर में जाते हैं ना, वो जो गुरु पूजन प्रोग्राम होता है उससे पहले वो जाके जो भी उनके लोग होते हैं उनको जाके बता के आते हैं कि इस दिन गुरु दक्षिणा कार्यक्रम आइएगा। अब आप जब जाएंगे तो सामने वाले से कैसे नजर मिलाएंगे कि मैं आपको किस लिए बुलाने आया? आप ही के एक व्यक्ति के ऊपर ये आरोप है ना चंदा चोरी का। 200 करोड़ है, 100 करोड़ है, 50 करोड़ है, 1500 करोड़ है, पता नहीं कितना है। और ये आरोप आज से नहीं तब से लग रहे, जब आंदोलन चल रहा था तब कोई मानता नहीं था। नहीं नहीं, ये तो सब विपक्ष के आरोप थे। जमीनें बेची गई हैं वहां पे, जमीनों का मुझे लगता है कि ये जो ये कांड खुला है इससे 100x बड़ा वहां जमीनों का कांड है। अच्छा, बिल्डरों का नेक्सस, लोकल्स का नेक्सस, किसने किसने खरीदा, अब वहां पे अलग कहानी चल रही है। लेकिन क्योंकि वो ऑनगोइंग कहानी है, आप जाके देख लीजिए ना रजिस्ट्रार का दफ्तर कि कौन सी जमीन कब खरीदी गई, कितने में खरीदी गई, उसके बाद कितने में बेची गई, कितने टाइम में बेची गई, आंखों के सामने आपको दिखेगा। उसमें कोई पूछने वाली बात थोड़ी है। तो जब संघ ये बात लेके जाएगा लोगों के बीच में या अपने उससे बातचीत करेगा तो वो कैसे उनको यकीन दिलाएगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है या ऐसा गलत आरोप है, ये विपक्ष के आरोप लगाए जा रहे हैं। जैसे कुछ लोग आजकल कह रहे हैं ना कि जिन्होंने राम मंदिर का हमेशा विरोध किया था, जिन्होंने गोली चलवाई थी, या जो लोग हमेशा इसके विपक्ष में रहे, वो ये सवाल कैसे, राम मंदिर गए नहीं वो लोग कैसे सवाल उठा रहे, जो गए नहीं वो सवाल कैसे उठा सकते हैं? मतलब ये सवाल मुझे लगता है बेशर्मी वाला तर्क है। जब आप ये तर्क देने लगो कि आप तो विरोधी थे, अब आप चंदा, मतलब आपको ये राइट मिल गया कि आप चंदा चोरी करेंगे, ये कौन सा लॉजिक है? तो ऐसे ऐसे तर्क देके जब आप डिफेंड करते हैं ना तो आपकी पोल पट्टी खुल जाती है। तो मुझे लगता है कि इससे विश्वास टूटा है लोगों का, लोग बहुत आहत है, बहुत गुस्से में है। जिनसे मैं बात कर रहा हूँ वो मुझसे पूछा तुम बताओ क्या हुआ होगा, हमने कहा मैं क्या बताऊं, मैं तो दूर रहता हूँ यार, मुझे क्या वहां दिख रहा था क्या, मैं तो जीवन में एक बार गया हूँ खाली बनने के बाद अयोध्या। तो सोचिए आप कि कितने गहरे असर उन लोगों के पड़ा है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे किसी शॉप पे गए, किसी दुकान पे मैं किसी ऐसे अनजान व्यक्ति से जब मैं मिलता था तो मैं समसाई के एक सवाल ऐसे मार देता था, टीस कर देता था उनको, जिससे कि हमें चैनल चेक मिले कि थिंकिंग क्या है इन जनरल की। तो मैं कभी कहता अरे बड़ी महंगाई हो गई यार, कैसे जीवन चलेगा, अरे क्या महंगाई चल गई है, पूरी दुनिया में ऐसा, आप ऐसी बातें करते हो, ये उनके जवाब होते थे। अब आप जब बोलिए तो वो चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते, 2-3 बार पूछो तो बात बदल देते हैं। ये दिखाता है कि वो अंदर से अब गुस्से में। हो सकता है 6 महीने बाद वो पलट के आपके साथ के हाँ आप सही कह रहे हो। तो मैं ये फर्क देख रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसका असर होगा, इतनी आसान बात नहीं है। आप जो कह रहे हैं कि इसका असर होगा, इसका मतलब क्या समझे? अभी तो हम मतलब भारतीय जनता पार्टी 2024 में जो दूध जला था चुनावों में, और जो वो 240 पर पहुंची थी, उसमें उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका रही कि वहां पर यदि वो जो सीटें कम हुई और अखिलेश जी को मिल गई, और उसमें भी ऊपर से अयोध्या की सीट हार गई। और वो तो तब था जब राम मंदिर की प्रतिष्ठा भारतीय जनता पार्टी और संघ की प्रतिष्ठा से जुड़कर कहीं और ध्वजारोहण हो रहा था ऊपर, मतलब कोई नेगेटिव उसमें एस्पेक्ट नहीं था उस वक्त, तब पार्टी को इतना नुकसान हुआ। आज पॉजिटिव एस्पेक्ट तो कोई नहीं, नेगेटिव कहो या ना कहो, तो इससे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। और अभी 27 में फरवरी में चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 6 महीने बचे चुनाव के, अगर आप ठीक से देखें तो मार्च में अगले साल चुनाव होने हैं, यहां से जोड़िए तो 9 महीने टोटल बचते, अधिसूचना जारी होने से 6 महीने बाकी हैं आपके। अब इसका एक ही निराकरण है कि दोबारा आप भरोसा पैदा करें, तो वो लीपा पोती से तो नहीं होगा। जो लोग इसमें दोषी हैं उन पर कानूनी जो भी कार्रवाई बनती है, अगर वो हो गई विदिन 6 मंथ बिफोर इलेक्शन, तब तो आप विश्वास बहाल कर सकते हैं कि देखिए जो लोगों ने गलत किया उनको सजा मिली जी। अगर इसको लीपा पोती करके दबाने की कोशिश की गई, टिन्नू यादव या टिन्नू महाराज को खाली सजा दे के आपने छुटकारा पा लिया, तो आप यकीन हासिल नहीं कर पाएंगे, ऐसा मेरे को लगता है। क्योंकि जो लोगों से मैंने बात की उनका ये कहना है कि भैया पूरे मामले का जो दूध का दूध पानी का पानी योगी जी कह रहे हैं ना, वो होना चाहिए और लोगों के सामने आना चाहिए कि इन लोगों की गलती थी, ये हुआ।
अनप्रोफेशनल तरीके से क्यों मैनेज किया जा रहा था वहां पे डोनेशन को। तो जो मैं कह रहा हूं कि अगर ये नहीं हुआ तो नो डाउट चुनाव में असर पड़ेगा। देखिए, आप किसको समझाने जाएंगे बाद में। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। 2017 में पहला इलेक्शन था ना यूपी में, 17 से 22, 22 से 26, हाँ तीसरा टर्म अब होगा। 2017 के चुनाव से ठीक पहले 2016 में नोटबंदी की गई थी, 8 नवंबर को, 8 नवंबर से शायद। उस नोटबंदी से पहले मेरा अपना असेसमेंट ये था कि बहुजन समाजवादी पार्टी चुनाव जीत जाती यूपी में। लेकिन नोटबंदी ने वो माहौल चेंज किया कि भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से जीत के आई। मेरा अपना मानना यह है कि राजनीतिक तौर पे लोग व्यू अपना चुनाव से 6 महीने 8 महीने पहले बना लेते हैं। मैं उस कैंप में नहीं हूं जो लोग बाद में कहते हैं 1 महीने पहले मूड चेंज होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब 6-8 महीने पहले लोग अपना मन बना के बैठते हैं, 4 साल से वो झेले होते हैं। लेकिन वो मूड कब चेंज हो सकता है 6 महीने पहले? जब कोई ऐसी बड़ी घटना हो जाए तो मूड एकदम बदलता है। जैसे नोटबंदी हुई थी यूपी में, उसका भयानक असर हुआ। आपको याद होगा, आप तो हमसे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जब राजीव गांधी का देहांत हुआ था उसके बाद चुनाव में क्या परिणाम आया था आपने देखा होगा। तो ऐसी अर्थ सेटरिंग घटना ही केवल चुनाव के परिणाम इमीडिएटली बदल देती है, वरना फिर तो ये जो अभी घटना हुई है चंदा चोरी वाली, इसमें लोगों को बहुत गहरा आघात लगा है। इसको कितनी जल्दी आप ठीक करके रिपेयर कर लेते हैं यही इस बात पे तय होगा। तो इसलिए चुनाव चाहे वो विधानसभा का हो या अगले साल तो 6-7 राज्यों के चुनाव हो, 7 और राज्यों इसकी की चर्चा केवल भारत में नहीं विदेश में भी हो रही है। अमेरिका में लोग डिस्कस कर रहे हैं, यार वो कुछ अयोध्या में हुआ है क्या, बताओ मेरे क्या हुआ वहां। तो ये बहुत वाइड स्प्रेड हो चुका है। इसमें अब ये नहीं कहा जा सकता कि ये छोटा मामला दब छुप जाएगा, बड़ा मामला है। प्लस आप देखिए, इससे पहले जो आप विश्वास की बात करें लोगों को, कितने सारे आरोप हुए हैं, उसमें से एक बहुत गंभीर बात हुई जो नीट का पर्चा लगातार लीक हुआ है, कई बार लीक हुआ है। मिडिल क्लास के बच्चे, जो एस्पिरेशनल क्लास है, जो भारतीय जनता पार्टी का स्टांच सपोर्टर है, उसका भी भरोसा टूटा है कि नीट का पेपर लगातार लीक हुआ है। 1-2 बार नहीं, कई बार हो चुका है। और फिर देखिए क्या होता है, बहुत छोटी छोटी चीजें आप देखिए। नीट ने गड़बड़ की तो उसको सेकंड चांस मिला कि पूरा पर्चा रद्द करके 21 तारीख को, 21 जून को दोबारा सेकंड चांस आपने नीट को दिया, अच्छी बात है। 2 मिनट अगर कोई बच्चा एग्जाम हॉल में लेट हो गया तो उसको आपने घुसने नहीं दिया, उसको सेकंड चांस क्यों नहीं मिल सकता था भाई? टाइम तो उतना ही लगता, वो अब कम पर्चा हासिल होता उसको। तो ये जो छोटी छोटी चीजें सोशल मीडिया पे हम लोग देखते हैं ना, ये दिमाग बेंड करती लोगों का। तो नीट भी एक है जो जिसने बहुत भरोसा तोड़ा है। ट्रस्ट ही तो है जिस पे दुनिया चल रही है, अगर ट्रस्ट ही नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगी। अरे ट्रस्ट पे तो मंदिर भी नहीं चला, आप दुनिया की बात करें। अब सोचिए ट्रस्ट पे, हाँ ट्रस्ट पे मंदिर नहीं चल रहा है, और ट्रस्ट पे अब ट्रस्ट नहीं रहा किसी को। अच्छा, दूसरा मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जब उसमें जो भर्ती किए जा रहे थे वो इनका जीजा, उनका साला, वो उनका रिश्तेदार, ये चल क्या रहा था वहां पे? इतना प्रोफेशनल बॉडी क्यों नहीं बन सकती थी वहां पे? क्या आप एक प्रोफेशनल तरीके से उसको चलाते, अकाउंटेबिलिटी तय होती? मतलब इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस चल सकते हैं, रिजर्व बैंक में भी तो, बैंकों में तो नोट गिने जाते हैं रोज गिने जाते हैं हजारों करोड़। फिर तो वहां जब प्रोफेशनली तरीके से किया जा सकता है तो वहां क्यों नहीं किया गया? और मंदिरों में लापरवाही है, ये सोचा नहीं। शिरडी का मंदिर है, तिरुपति का मंदिर है, तमाम जगह भाई एक प्रोफेशनल तरीका आप अपनाइए ना। मैं किसी इंडिविजुअल को नहीं जानता, आप प्रोफेशनली उसको मैनेज करिए, गड़बड़ की गुंजाइश नहीं होगी। जो आदमी 2 रुपए वहां चढ़ा के आ रहा है और उसको ये पता लगे वो 2 रुपए चोरी हो गया, सोचिए अब क्या उसके मन में जाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसको असर इसका होगा, और इसको जितनी जल्दी न्याय इसमें जितनी जल्दी होगा वही इस केस का जो है असर कम कर सकता है, अदरवाइज तो असर बहुत होगा इसमें। तो न्याय क्या होता है, क्या न्याय हो जाए? आप क्या समझते हैं कि किसको न्याय कहेंगे आप? न्याय मैं उसको कहूंगा जो लोग इसके दोषी हैं उनको बीएनएस की धारा के अनुसार सजा मिलनी चाहिए।
अब तो दोषी तो आप जिनको मान रहे हो वो आप समझते नहीं, हो मैं नहीं उनको मान रहा हूँ, मैं किसी को दोषी नहीं मान रहा हूँ ना। सरकार ने मैं कह रहा आपको हूँ, गिरफ्तार कर लिया ना, तो मैंने दोषी मैं तो ये कह नहीं रहा हूँ कि चंपत राय जी दोषी हैं, अनिल मिश्रा दोषी हैं, गोपाल राव दोषी हैं, कि कौन दोषी, मुझे किसी को नहीं मालूम, मैं तो पता ही नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि ये नाम चल रहे हैं, या जो 8 लोग गिरफ्तार हुए मैं उनको भी दोषी नहीं कर रहा हूँ। जो भी दोषी है इसमें, अगर ये हुआ है तो, अगर आप ये भी कह सकते हैं कि नहीं कुछ हुआ ही नहीं है, तो बात ही खत्म। आप ये भी कह सकते हैं ना, आपका मुंह है, आपकी सरकार है, आपकी जांच रिपोर्ट, आप कहते कुछ नहीं हुआ है, सब फर्जी बातें चल रही थी, हुआ ही नहीं कुछ, बात खत्म, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अगर ये हुआ है, अगर ये गड़बड़ हुई है, तो जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको अगर सजा नहीं मिली तो विश्वास बहाल नहीं होगा। देखिए, इससे पहले भी विजय जी, मैं तो यूपी का रहने वाला हूं, अक्सर आरोप लगते थे, ये मंदिर आंदोलन चल रहा, पैसा कहाँ जा रहा है, शिलाएं कहाँ जा रही, सब, बट वो कभी फोर फ्रंट पे नहीं आया, लोगों ने उस पर ट्रस्ट नहीं किया, क्योंकि वो बात आई गई हो जाती थी और कोई तथ्य नहीं होते थे। लेकिन इस बार ये मामला बड़ा हो गया है, अब ये छुपा हुआ मामला नहीं है कि किसी ने आरोप लगाया। और आप मजे की बात देखिए कि जिस व्यक्ति ने रिपोर्ट मांगी थी, वो क्या नाम है, कौशल सिंह, क्या डॉक्टर कौशल सिंह ने कोई नाम ऐसे कुछ, जिन्होंने कहा था कि पूरा ट्रस्ट हमें वो बताए कि कितना चंदा आता, कैसे आता है, क्या आता है, मना कर दिया गया, उसको नहीं देंगे। क्यों मना कर दिया भाई? तो ये आज से पहले नहीं हुआ था कि आपसे कोई लीगली मांग रहा है और आप मना कर रहे हैं। इवन पीएमओ की, शायद पीएमओ ने कहा था कि इसको दिया जाना चाहिए, तो मना कर दिया गया। तो अब यहां पे भी दिख रहा है ना कि भाई कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसमें। जी नहीं नहीं, लेकिन इसका एक पक्ष और है कि वो आप जैसे तुलसी बाबा के चक्कर में राम अभी तक फंसे हुए। हमारी जो नई पीढ़ी है वो कह रही है कि भाई सीता तो, धोबी ने कह दिया तो सीता पर संदेह कर लिया, अग्नि परीक्षा कर ली। अब उसका जवाब राम अभी तक नहीं दे पा रहे तुलसी के साथ, और आप ऐसे ही चंपत राय जी को फंसा दें, और चंपत राय जी निकले क्लीन चिट। फिर देखिए, जो राम कथा में वो एक प्रसंग है, वो प्रसंग आपने पता नहीं क्यों छेड़ दिया, वो कथा उधर चली जाएगी। बहुत सारे जेनजी है जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अभी तक राम पर तीर चलाए हुए बैठे हैं कि सीता को उन्होंने जबरदस्ती अग्नि परीक्षा कर ली किसी के कहने पर। नहीं, यही तो प्रश्न है। जेनजी यही कहता है कि राम को तो पता था, उन्होंने क्यों किया, वो तो सब जानते थे, वो तो भगवान थे। हाँ। राजा का काम होता है प्रजा के विश्वास को बनाए रखना हर कीमत पर। जैसे किसी चैनल का एक लाइन थी, मुझे बहुत अच्छी लगती थी, न्यूज वॉट एवर इट टेक्स, हर कीमत पर आपको वो विश्वास बनाना है। तो भगवान प्रभु श्री राम ने वो अग्नि परीक्षा इसीलिए कराई थी क्योंकि वो राजा थे, उनके लिए वो जरूरी था कि आप वो विश्वास हासिल करें। विश्वास कनेक्ट खत्म हो गया तब फिर कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए ये करना पड़ेगा आपको, अग्नि परीक्षा में जाना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। विश्व हिंदू परिषद या आरएसएस की बात अब कोई सुनेगा नहीं अगर आप ये जाके वहां ऐसे तर्क दोगे कि नहीं किसी ने कुछ नहीं किया, सब कुछ हुआ ही नहीं था। देखिए, एसआईटी बन गई, एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी, कुछ नहीं हुआ। तो आदिकाल से चला आ रहा है कि अभी कुछ होता ही नहीं है, सब प्रभु श्री राम करते हैं, आगे भी प्रभु श्री राम करेंगे। देखिए, आपने बहुत गंभीर बात कर दी, लेकिन मुझे ये समझाइए, एक तो आप ऐसे शब्द में हर कीमत पर न्यूज, मतलब मेरे को कीमत और न्यूज को आजकल थोड़ा सा अलग तरीके से मेरा दिमाग खराब, खैर मैं उसमें नहीं जा रहा। जी, ये पूछ रहा हूँ कि जब इतनी सब बात है, इतनी गंभीर बात है, आप जो कर रहे हैं मैं उससे सहमत मोटे तौर पर, तो जो लोग टॉप पर बैठे हुए हैं, जो राजा हैं, वो चुप क्यों हैं? और किसकी अग्नि परीक्षा आप चाहते हैं? मैं ये चाहता हूं कि जो लोग पहले अग्नि परीक्षा, तो जो ट्रस्ट के जिम्मेदार है वो देंगे पहले। तो आप किसको मानते हैं ट्रस्ट का जिम्मेदार? जो ट्रस्ट चला रहे हैं उनकी अग्नि परीक्षा होनी चाहिए। देखिए, जो टॉप पे बैठा हुआ है, जो प्रधानमंत्री जी है, देखिए अब थोड़ा और खुल के बता देते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ट्रस्ट बनाओ, होम मिनिस्ट्री के गजट से ट्रस्ट बना, ठीक है, अब वो ट्रस्ट चल गया, उसमें सदस्य आ गए बहुत सारे, तो ट्रस्ट काम करने लगा।
अब मैं इस बात को नहीं मानता कि मोदी जी डेली बेसिस पे काम देख रहे थे ट्रस्ट का, या अमित शाह जी देख रहे थे। उन्होंने एक वो ट्रस्ट बना राजा दिया। नहीं देखता, कोई राजा नहीं देखता। कोई नहीं देखता ना। अब डीएम थोड़ी हर चौकी में बैठ के पुलिस वाले को देखता रहता कि तुम क्या कर रहे हो। तो ट्रस्ट में इतने ट्रस्ट 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 बार बार निकल रहा है, इतने ट्रस्टवर्दी लोग बैठाए गए, जो भी लोग उसमें, चंपत राय जी, गोपाल राय जी या नृपेंद्र मिश्र, सब सब ट्रस्टवर्दी लोग वहां पे बैठाए गए। एक ट्रस्ट चल रहा है। अगर उस ट्रस्ट में एक घपला गड़बड़ हुआ है, जैसा कि आरोप लगा, एसआईटी रिपोर्ट आई, तो इसकी पूरी अग्नि परीक्षा उस ट्रस्ट की होनी चाहिए, और ये कराने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी की है, क्योंकि वो राजा है, तो वो कहेंगे कि भाई सब लोग अग्नि परीक्षा दो, उसकी न्यायप्रिय जांच होनी चाहिए। ये है इसका पूरा निराकरण, कि अगर हमारी बनाई हुई किसी चीज में गड़बड़ हुआ है तो आपको वो ठीक करना पड़ेगा। तो अब देखिए, वो 2 इस्तीफे हुए, गोपाल राव का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? या बहुत सारे लोग कह रहे हैं ट्रस्ट को एकदम डिसॉल्व करके नया बनाओ, सीईओ बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। मैं कह रहा हूं पहले गहन जांच करिए, इसके फॉरेंसिक ऑडिट करिए। मैं तो ये कह रहा हूं, जो भी पैसा अब तक आया है या जो भी सामान आया है, उसकी फॉरेंसिक ऑडिट करा लें कि भैया इतना आया है, ये रखा हुआ है, ये गड़बड़ थी, ये लोग दोषी थे, क्लीन कर दीजिए, बात खत्म इसमें। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसमें अग्नि परीक्षा पूरे ट्रस्ट की होनी चाहिए। और राजा, देखिए, प्रधानमंत्री जी को या होम मिनिस्टर जी को आप डायरेक्टली इसलिए नहीं कह सकते कि मैं नहीं मानता कि वो डेली बेसिस पे किसी का काम देखते होंगे। नहीं, अब वो वो ट्रस्ट, ये कोई कह भी नहीं रहा, इस बात का कोई हाँ, मसला नहीं। ट्रस्ट ने लेकिन अगर मैं कुछ गड़बड़ किया इसको ऐसे तो समझता हूँ, आप इसको करेक्ट कर सकते हैं कि जब भगवान राम ने, मैं फिर वहीं पर आता हूँ, सीता को अग्नि परीक्षा के लिए कहा, या सीता की अग्नि परीक्षा का निर्णय हुआ, तो वो सीता से ज्यादा राम की अग्नि परीक्षा थी। राम अपने को खरा उतरना चाहते थे, इसलिए अग्नि परीक्षा हुई थी। तो वो मैं सीता मतलब फिजिकल भले ही हो, लेकिन वो राम की अग्नि परीक्षा थी। बिल्कुल सही है, एकदम सही। तो वही तो मैं भी कह रहा हूं कि जो ये प्रक्रिया चल रही है, कि आप एसआईटी चल रही है, ये हो रहा है, गिरफ्तारियां हो रही, जो भी हो रहा है, आपकी बात ये से लगता वही है आपको इस पर भरोसा नहीं है। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, ये अगर एकदम साफ तरीके से निकल के नहीं आया, लीपा पोती हुई, या देखिए क्या होता है भारत में, कहाँ होता है कुछ, हम लोग इस चीज के अब ना यूज टू हो गए, हमको लगता है कि ये सब पार्ट ऑफ द गेम है, कि कुछ होता ही नहीं है। कितनी एसआईटी बनती है, उनका कोई रिपोर्ट नहीं आती है। इस मसले पे मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट बहुत बड़ी है, और ये मुझसे ज्यादा वो लोग समझते हैं जिनको इस कॉस्ट को बेयर करना है। इसलिए इस केस को उनको करना पड़ेगा। आई होप कि वो कर भी रहे होंगे। तो आप सही कह रहे हैं कि ये राजा की अग्नि परीक्षा है, और ये होगी बिना उसके। मोहन भागवत जी को बोलना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए कि भैया अब ये होगा। तो अब आप ये कह सकते हैं कि हो तो रहा है, जांच चल तो रही है, तो ठीक है भाई, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, होगी। लेकिन उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट भी आ जाता तो बहुत अच्छी बात है कि भाई ये सब क्लीन होगा, क्योंकि ये घटना सामान्य नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसमें बिल्कुल सही बात है कि अग्नि परीक्षा होनी ही होगी, अदरवाइज इसकी कॉस्ट होगी। आप बार बार पॉलिटिकल कॉस्ट की बात कर रहे हैं, तो क्या इसको मैं ऐसे समझूं कि 2027 के चुनाव जो बहुत करीब है उत्तर प्रदेश में, खासतौर से, बाकी तो सारे राज्यों में भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश सीधा उसकी कर्म भूमि है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर ये मामला विदिन 6 मंथ साफ नहीं हुआ तो हो सकता है, बिल्कुल। 6 महीने बाद राज्य चुनाव में जा रहा है, दिन भर आप देखिए इसी पे चर्चा हो रही है। इवन हम लोग बिजनेस छोड़ के ये चर्चा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो आप किसी भी सोशल मीडिया को उठा लीजिए, किसी भी चैनल को उठा लीजिए, यही चल रहा है दिन भर। कोई दूसरा टॉपिक पिकअप भी नहीं कर रहा है। वो पासपोर्ट वाला एक इशू आया, लाया, जैसे भी आया वो साइड हो गया, वो कोई बात नहीं कर रहा उस पर, ये मत कहिए क्योंकि आप वो कि वो दिलचस्पी नहीं किसी की। डाइवर्जन के लिए लाया गया था। 95 लाख का खीरा वाला भी डाइवर्जन हो गया, वो भी साइड में चला गया। हाँ, वो भी तो क्योंकि गड़बड़ का मामला है, फिर भी कोई उस पर चर्चा नहीं कर रहा, क्योंकि वो इशू इससे बड़ा नहीं है, ये इशू ज्यादा बड़ा है, ये बहुत बड़ा इशू। आखिरी बात मैं समझूं कि आपको लगता है कि भारतीय जनमानस को ये लगता है कि इसमें गड़बड़ी हुई है?
मुझे लगता है, जनमानस को ऐसा लगता है। क्यों, मैं ये अपने मन से नहीं कह रहा हूं, मैंने इस घटना के बाद से दिन भर में बात ही करता रहता हूं लोगों से, तो ऐसा हो ही नहीं सकता किसी से आप बात करें और ये इशू बीच में ना आ जाए। और जब वो इशू आता है तो सब लोग ये कहते हैं, अरे यार ये हुआ है क्या, सच में हुआ है क्या, ये तो बड़ी खतरनाक घटना हो गई, कौन लोग हैं इसमें जिम्मेदार, क्या होगा इसमें आगे, और तो बड़ी गड़बड़ बात है यार, हमने जिन पे इतना ट्रस्ट किया वो लोग ये कर रहे हैं क्या। तो ये मैं उनके आपको भावना बता रहा हूं जिनके साथ मैं बातचीत करता हूं। मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं दिन में कम से कम 25 लोगों से रोज बात करता हूं, मेरा काम है यही। तो मैं उनकी फीलिंग आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि जनमानस पे ये इशू है और ये जाएगा नहीं इतनी आसानी से, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है, 2-3 साल बाद होता तो लोग भूल जाते, थोड़ा सा दाएं बाएं हो जाते। महीने तो अभी यूं ही निकल जाएगी, ये चर्चा चलते चलते भी निकल जाएगी, रोज नया डेवलपमेंट होगा। और आप जो बात कर रहे हैं वो इसलिए भी मैं महत्वपूर्ण, क्योंकि आपकी बातचीत भले ही आप कैसे भी बोले, आपकी बात होती है 1% सर्किट से। नहीं, नॉट एग्जैक्टली, मतलब मोटे तौर पर बड़े लोगों से जो पावरफुल हो गए, तो उनका महत्व क्या है कि वो भी एक माहौल बनाते हैं। उनकी सोच का असर जो है ना बड़ा होता है, बिल्कुल समझे, वो ज्यादा उस तरह से फैलता है, जिसे आप कहते हैं कि माहौल बनाना या परसेप्शन की बात को करना, और वो बातों को केवल नॉन सीरियसली तरीके से नहीं लेते। 1% सर्किट वाले जो लोग हैं वो बातों को बड़ी छानबीन करके करते हैं, उनके फिल्टर लेवल्स बहुत ज्यादा होते हैं। प्लस वो जब कोई बात कहते हैं तो उस पर चर्चा होती है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, तो दोनों बातें। हाँ, तो वो जो 1% की बात आप कर रहे हैं, या जो समाज में जिन जो आइडियोलॉग्स हैं, अगर वो कोई क्वेश्चन रेज करते हैं तो फिर डिस्कशन शुरू हो जाता है। और फिर वो 1% लोगों की इस चंदा में चढ़ावे में बड़ी भूमिका है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत पैसा दिया उन्होंने। हम लोग तो 5 रुपए ही चढ़ाए होंगे, जो भी चढ़ाए, है ना, लेकिन उनका तो चढ़ावा देश के, मुझे लगता है कि सारे बड़े लोग जिनको मतलब नाम गिराम आप जानते हैं, थोड़ा सोशल मीडिया वायरल, तो सब वहां जाके आए हैं, हर आदमी वहां होके आया है। नहीं भी आया तो उसकी उसमें हिस्सेदारी जरूर रही है, ऐसा मुझे लगता है। हाँ बिल्कुल है। कुंभ के समय कितने लोग गए थे वहां पे, सब घूम के आए। जो साउथ के लोग, मेरी साउथ में बहुत बातचीत होती है क्योंकि साउथ मुझे पसंद ही बहुत है, मैं घूमने जाता हूँ बहुत। तो वहां के लोग जब इधर आते हैं कभी, तो वो फिर पूरा वो तीर्थ सर्किट पूरा करते हैं, बनारस भी जाते हैं, चित्रकूट भी जाते हैं, वो अयोध्या भी जाते हैं, सब जगह जाते हैं वो। तो एक तरीके से ये, चूंकि जब से मंदिर बना तब से सबकी दिलचस्पी हो गई उसमें कि अयोध्या जाना है, मुझे अयोध्या जाना है तो बनारस भी जाना है। तो वो अवेयरनेस लेवल, वो डिस्कशन के पॉइंट्स जनमानस में हैं, और ये बहुत ही गहरी बात हो गई है, इसका निराकरण करना पड़ेगा, वरना फिर पॉलिटिकल कॉस्ट तो है ही है इसका। चलिए सर, ये बहुत गंभीर चेतावनी के साथ आप बात कर रहे हैं, और आपने जिस सर्किट की बात की वो भी बहुत गंभीर है। हो सकता है कि जो लोग 1% सर्किट में हों राजनीति के, वो भी इस बात को समझ रहे हैं, मुझे लगता है समझ ही रहे होंगे। डेफिनेटली समझ रहे होंगे सर, हम लोग तो क्या है, कुछ भी नहीं है, जिनके ऊपर असर पड़ा ना वो तो हमसे ज्यादा चिंतित होंगे। चलिए हम देखते हैं कि क्या हो। वो मुझे पॉलिटिकल कॉस्ट की चिंता नहीं है, जो लोगों के मन में, क्योंकि ये समाज जो है ना विश्वास से ही चलता है हमारा, बिल्कुल, तो उसका विश्वास ना टूटे, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसको कैसे मरहम लगाया जा सकता है, रिपेयर कैसे किया जा सकता है, विश्वास तो टूटा ही है। दो चीजें विजय जी, लास्ट में जाते थे बताया, दो चीजों से लोगों के विश्वास में बहुत आघात हुआ है। एक बार बार पर्चा लीक से, और दूसरा राम मंदिर की चंदा चोरी के आरोप से। इन दो चीजों ने जनमानस के विश्वास को तोड़ा है, लाया है, तोड़ा है। यस। चलिए देखते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वो विश्वास जो है उसका लौटे, क्योंकि विश्वास ही जो है आम आदमी की ताकत है, वो उसी के साथ जीता है। बिल्कुल, जो पूरा आंदोलन है, भक्ति का आंदोलन, वो विश्वास का आंदोलन है। मैं उसको वैसे देखता हूँ, धर्म को मैं नहीं जानता, क्योंकि वो आस्था का आंदोलन है ना, और आस्था पर है, तो ये गंभीर मसला है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत धन्यवाद। आप तो इससे समझ में आता है कि जो 1% लोग सर्किट वाले लोग होते हैं, उनकी चिंताएं, उनकी समझ है ना अलग तरीके की होती है। आपने देखा ही होगा नीरज जी को बात करते हो। तो हाँ, हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला दिन आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें। और मैं मित्रों, रिश्तेदारों, परिजनों, इन सब की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि ये सब विश्वास से जुड़े हुए हैं। मत तोड़िए विश्वास।